हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये क्लास आप सभी लोगों को सुबह 8 बजे मिलती है, तो आप सभी लोग एकदम हैरान परेशान बुझे हुए चूने जैसे बिल्कुल ना महसूस करें, ठीक है ना। एग्जाम एकदम पास में दौड़ा चला आ रहा है, कह रहा है 14 मई हम दूर नहीं है, इस मंजिल को पाना है तो अभी से 14 घंटे पढ़ने लगिए। ये इशारा कर रहा है 14 घंटा आप पढ़ने लगिए, अभी से 2 महीने मात्र हैं आज से, ठीक है। मार्च अप्रैल मई में एग्जाम है आपका। तो जैसे कि आप सभी के बीच में मैं कल आप सभी को आर्टिकल 32 जिसे उपचार कहा जाता है, अगर आर्टिकल 32 होता ही नहीं तो मूल अधिकारों का संरक्षण होता ही नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं पाते। किस हक से हम सुप्रीम कोर्ट जाते? ये हमें आर्टिकल 32 कहता है, चीख चीख के कहता है बेटा अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप या उल्लंघन हो रहा है तो आप दौड़ते हुए आप हाई कोर्ट जाएं या ना जाएं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं या ना जाएं, और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो कल मैंने इन सब की चर्चा की थी और मोटा मोटा आज हम आपको एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे और फिर उसके बाद आ जाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको कैसे बताता है कि हम 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं, उन 5 प्रकार की रिटों में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन को अधिकार दिया गया है, कौन कौन छूट दी गई है, कैसे कैसे हम उनकी बात एक एक करके हम करेंगे आज, ठीक है। तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का अपना एक अलग मजा आने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम आर्टिकल 32 के तहत। क्या कहा गया? इसको कहा गया है संवैधानिक उपचार। क्या बोला गया? उपचार दिया गया। जब हम बीमार होते हैं तो हम उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। इसीलिए कहा गया मूल अधिकारों का, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है आर्टिकल 32। क्या कहा गया? आर्टिकल 32 को कहा गया। और ये प्रश्न एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, इतना घुमा करके बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन सा हो सकता है। ये अगर ये नहीं होगा तो आपके सारे मूल अधिकार बेकार हैं। सारे मूल अधिकार, आपकी संपत्ति का अधिकार जो है चाहे तो कोई व्यक्ति छीन सकता है। ऐसे सिर्फ इससे ये साबित हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपके संपत्ति का अधिकार सिर्फ सरकार ले सकती है और उसके बदले में आपको क्या देगी? मुआवजा देगी, ठीक है ना। चलिए तो मोटा मोटा पहले देखते हैं। मैंने आप सभी को 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। तो पहले में मैंने आप सभी को बताया 12 और 13 आर्टिकल पढ़ाया। तो आप सभी को पता है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई थी और इसमें कहा गया अल्पीकरण, आपके मूल अधिकारों पर अल्पीकरण लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आप किसी के बेड पर यूं ही बिना अनुमति के नहीं घुस सकते हैं। अगर आप घुस गए तो आपने उसके मूल अधिकार का हनन किया है और आपके मूल अधिकार को अल्पीकरण मतलब छोटा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला कहा गया है 14 से लेकर 18 तक की बात, ठीक है। फिर दूसरा कहा गया 19 से लेकर 22 तक की बात। फिर तीसरा कहा गया है आपका 23 और 24 की बात। क्या कही गई? 23 और 24 की बात। फिर चौथा कहा गया है आपका 25 से लेकर 28 तक की बात। सब बातें कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर पांचवा आपका कहा गया 29 और 30, 29 से लेकर 30 तक 2 ही आर्टिकल है, ठीक है। फिर छठवां आपका कहा गया आर्टिकल 31 जो अब नहीं रहा, निपट गया बेचारा ना, जैसे आपका वैकल्पिक विषय निपट गया, अब कब आओगे लौट के कुछ पता नहीं है। और 7वां है आपका, तो ये निपट गया, ठीक है। तो 7वां आपका था या 7वां है प्रेजेंट टाइम में, उसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 के तहत है। एक सब पर भारी है, एक सब पर भारी, कहीं एक आर्टिकल है कहीं पर भी नहीं था, ये था लेकिन ये निपटा दिया गया ऑलरेडी। लेकिन ये इतना भारी है कि सारे आर्टिकल को अपने मुट्ठी पर करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो आज इसी की बात करेंगे हम मोटी मोटी, ठीक है। इसके सामने अगर आप लिखना चाहो, इसे समानता का अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार, इसे आप देखोगे इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बोलने की, मौन रहने की और आपको झंडा फहराने की, आपको शोषण के विरुद्ध शोषण, देखिए यहाँ पर अगला है शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता दी गई है। आपसे कोई जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकता है, ठीक है। आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, बालक हैं, बालिका हैं, कुछ भी आपको किसी भी कारखाने या घरेलू कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। या होटल है, होटल वगैरह में पानी वानी के लिए ज्यादातर 14 साल से कम ही बच्चे रखे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता।
धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम बने, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जो आपकी इच्छा जो है वो बने, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, आप बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हैं, आप बड़ी बड़ी मूछें रखाए हैं और लड़कियां छोटे बाल रखाए हैं, बड़े बाल रखाए हैं, जैसे भी कपड़े, कोई गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के जा रहा है, कोई भगवा रंग का कलर पहन के जा रहा है, आप काले रंग का कपड़ा पहन के जा रहे हैं, आप कुछ भी आपको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। आपकी संस्कृति है कि बुर्का पहन के जाना, और ज्यादातर जैसे मुस्लिम लोग या इस्लाम धर्म के बुर्का पहन के जाना, तो उन्हें आप रोक नहीं सकते, उनके शिक्षा का अधिकार है। और अगर आप उन्हें उनकी शिक्षा के अधिकार का हनन किए तो 100% आपको आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, जिस संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी वो पैतृक, जो परंपरा से चली आ रही बाबा के जमाने की, और आज भी जैसे हमारे घर में भी है 2-4-6 बीघा एक जगह, तो वहां जैसे कहा जाता है पापा इसको बेच दो, क्या ही वहां कुछ होता भी तो नहीं है, ऐसे पड़ी है उसर की तरीके से, अरे कहेंगे बाबा की है। अब बाबा पता नहीं कब से ना बेचे हो, बाबा की हो, तो ये पैतृक संपत्ति है, ठीक है ना। इसको आप क्या विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री थे जब 1978 में, और जब मोरारजी देसाई ने ये आर्टिकल लाए थे या संशोधन किए थे या अमेंडमेंट लाए थे संविधान में, विपक्षी बोले अरे बाप रे, रातों रात क्या होगा, हमारी जमीनें चली जाएंगी, हमारा अधिकार छीन लिया गया है। लेकिन और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद से हार गए थे बेचारे, ठीक है ना। इतना विपक्षी चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन आज के जमाने में कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इतने समय वर्तमान काल में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, देश के लिए ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते उनका हर एक फैसला सही होता है, लेकिन कुछ फैसले उनके इतने तटस्थ होते हैं कि कभी कभी लगता है कि देश के लिए ऐसा प्रधानमंत्री होना अति आवश्यक थी। जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू, जैसे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, मतलब इनके नाम जो है ना आपकी जुबान से हटने वाले नहीं है। जैसे यूपी में मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थी, ठीक है ना, कि लोग थर-थर कांपने लगे थे कि यार अपराध करें कि ना करें, ऐसा था माहौल, ठीक है ना। सबसे खतरनाक माहौल मायावती के काल पे था, सबसे खतरनाक। चलिए आइए आप देखते हैं, आज हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ इंडियन जुडिशरी, जो आपके आर्टिकल 32 के, जो आपके न्यायालय, जो आपका कोर्ट, जो आपका चीख के कहता है भाई आपके अगर आर्टिकल या आपके मूल अधिकार का हनन होगा तो आपके प्रति 5 प्रकार की रिटें जारी की जाएंगी। देखते हैं कौन कौन से हैं जो आर्टिकल 32 के तहत, इतना बड़ा आर्टिकल 32 है। देखिए आपके घर में सबसे बड़े जो जिनकी बात, जिन्हें हम लोग खुद सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो हमारे माता या पिता में से एक होता है। सबके घर की अलग अलग कहानियां होती ना, उसी तरह हमारे भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। कहां पर? तो आप कहेंगे आर्टिकल 124 में इसका गठन दिया गया, आर्टिकल 124 में। और पहली बार इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950 को। गलती से भी 26 जनवरी 1950 नहीं लगाएंगे, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ था। स्थापना भी 1935 भारत शासन अधिनियम 1935-1937 में हुआ था, लेकिन उद्घाटन इसका 28 जनवरी 1950। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे 28 जनवरी, आपको याद रखनी है डेट, ठीक है ना, याद रखनी है, मतलब रखना ही है, रखना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से आप क्या समझते हैं? आइए आप समझाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही नहीं समझ पाते। अगर ये अधिकार आपके पास होगा ही नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही कैसे? सोचिए, अगर जैसे आपका मान लीजिए आपकी समानता का, जो समानता का अधिकार है, या आपके मान लीजिए विधि का अधिकार है, विधि का अधिकार कि सबको समान न्याय दिया जाएगा और इसका हनन कर दिया जाएगा। आपने जो अपराध किया है और जो सामने वाले ने अपराध किया है, और आपको सजा दी गई कितनी? 15 साल की सजा दी गई, और इसको दी गई 5 साल की सजा। आपके साथ न्याय हुआ ना? न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ ना। तो आप क्या करोगे? इस अन्याय के लिए कहां जाओगे? वैधानिक या वैधानिक उपचारों का अधिकार के पास, मतलब आर्टिकल 32 के तहत। यूं ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा का ऐसे ही नहीं कह दिए, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं इसलिए कहा गया है, ऐसे ही नहीं कोई कह देगा।
आपको ऐसे ही कोई बेरोजगार नहीं कह देगा, ऐसे ही आपको कोई रोजगार या अधिकारी जो जिस भी पद पर हो ऐसे नहीं कह, आप उस स्थिति में होंगे तभी आपको लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो इन बातों को समझते हुए आइए बढ़ते हम लोग आगे की तरफ और एक एक करके। हाँ, ये जरूर आप सभी लोग देख लेंगे, ये शाम 6 बजे आप सभी के बीच शाम 6 बजे ये क्लास चलती, लाइव क्लास चलती है। जो बच्चे अभी तक इस क्लास में नहीं जुड़ते हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप एक दिन ये क्लास करके देखेंगे और अगर आपको इस क्लास में मजा ना आए, आपको लगे कि इस क्लास के प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले दिन से बिल्कुल नहीं आए, लेकिन लगे कि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो जरूर ज्वाइन करें। यूपीपीसीएस आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं। जो चीजें आप पेड में पाते हो, गारंटी है जो चीजें आप पेड में पाते हो वो हम फ्री में दे रहे हैं। कहीं पर भी ऐसे प्रश्न अगर आप फ्री में पा जाना तो मेरे पास वापस आना, चल के वापस आइएगा 100%। आइए चलिए देखते हैं हम लोग 5 प्रकार की रीटें कौन कौन सी है, पहले आपको ये याद करना बहुत आवश्यक है। बहुत जबरदस्त तरीके से इन 5 प्रकार की रीतों को आपको याद ही करना है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कहा जाता है हार्पस कार्पस, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे आप कहते हैं हार्वियस कार्पस, क्या कहेंगे, हार्वियस कार्पस। दूसरा है परमादेश, हम आदेश देते हैं, कौन आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट। और कौन आदेश देने वाला है, आर्टिकल 32 के तहत और कौन आपको आदेश देगा, सिर्फ एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, हम आदेश देते हैं, मैंडेमस। उसके बाद प्रतिषेध, मतलब प्रतिषेध का मतलब होता है कि हम रोक लगाते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है प्रतिषेध का मतलब कि रोक लगाना या मना करना, ठीक है। अभी जब डिटेल में बताएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। प्रतिषेध इसी को कहा जाता है प्रोविजन, क्या कहा जाता है, प्रोविजन। अगला उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है, देखिए इसका अगर इंग्लिश समझेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आए। कहा गया सर्जरी, सर्जरी मतलब अगर आपने कोई निर्णय सुना दिया, अगर आपने कोई निर्णय ले लिया एकदम फुल एंड फाइनल, तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, उसे सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। इतनी पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए आपके राज्य का जब मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो उसे कहा जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसे क्यों नहीं घोषित किया जाता है कि स्टेट ऑफ मुख्य न्यायाधीश, कि स्टेट का नहीं घोषित किया जाता। लेकिन अगर इंडिया का या सुप्रीम कोर्ट का, आज तक आपने कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये पूछा जाता है। भारत का, वो भारत में सर्वोच्च है, खड़े खड़े। अगर वो कहते हैं ना कि अगर वो रास्ते से निकल रहा है और किसी अपराध को देखा, वो वर्दी में हो या अपनी ड्यूटी पर हो या ना हो, आपको जेल भेज सकता है। इतनी पावर होती है भारत का मुख्य न्यायाधीश के पास। देखिए इतनी पावर होती है कि खड़े खड़े अगर वो किसी काम के लिए ऐसे ही फर्जी निकला है बाहर, अगर उसने फर्जी अपने आप को बाहर निकाला है कि चलिए थोड़ा सा टहल लेते हैं भाई, बहुत दिन हो गए हमने अपना देश ही नहीं देखा, हमने अपना क्या गांव नहीं देखा है, और अगर उसे गांव में लगा कि यहाँ पर कुछ 4-6 का समूह बना है और क्या पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, 4-6 का समूह बना है और क्या कर रहे हैं, वहां पर शराब पी रहे हैं या कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो खड़े खड़े वहीं पर इनको क्या कानून की भाषा तुरंत सिखा दिया जाता है, तुरंत। तो इतनी पावर होती है एक मुख्य न्यायाधीश के पास, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना कि उसे कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा, वो पूरे भारत का ध्यान रखता है भाई, पूरे देश का, उसके ऊपर पूरे देश का बोझ है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अधिकार परीक्षा होता है अपने अधिकारों से बढ़कर कार्य कर देना। क्यों कर रहे हो भाई, अपने अधिकार से बढ़कर कार्य क्यों कर रहे हो, आपको किसने कहा है। जैसे कुछ टीचर होते हैं, टीचर का मतलब, अब जैसे टीचर का मतलब मान लीजिए माली है, कौन है, माली। अब माली है, कॉलेज का माली है, स्कूल का माली है। अब ये क्या करेगा, अगर देखेगा क्लास खाली है तो खुद जा करके पढ़ाने लगेगा,
उदाहरण के तौर पर, ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर वो पढ़ाना चाह रहा है, लेकिन उदाहरण बताए। अब ये माली होकर एक टीचर मतलब एक शिक्षक का पद ग्रहण कर रहा है, तो इस पर क्या लगाया जाता है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये इस पर क्या कहा जाएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई कर क्या रहे हो, एक माली हो तो माली के पद तक ही सीमित रहो, अपने पद की गरिमा को बना कर रखिए, पद की गरिमा का उल्लंघन नहीं करिए। ठीक है ना, बात समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में आपको बात मैंने समझाया। देखिए पहला है, आपके सामने पहला कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है, जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, उनमें से पहली रिट या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट अगर कभी पूछा जाए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट जारी करता है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिट कौन सी होगी, तो आप कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी को कहा जाता है हावियस कार्पस। क्या कहा जाता है, हावियस कार्पस कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्च न्यायालय का, जो उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में जारी एक आदेश होता है जिसे हिरासत में लिया गया। जैसे आपको आर्टिकल 22 के तहत, आर्टिकल 22 में मैंने पढ़ाया था ना, आर्टिकल 22 के तहत आपको किसी ने हिरासत में ले लिया। ठीक है, अगर आप 24 आवर्स के अंदर नहीं पहुंचे लेकर के, कहा सुप्रीम कोर्ट या कहीं पर, अगर 24 आवर्स के अंदर आप हिरासत में लिया गया या उसके मूल अधिकारों का हनन किया गया है, तो इसके तहत आपको न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सात शरीर, कैसे आप उसका पूरा सात शरीर लेकर उपलब्ध हो, यहाँ पर आए, कितने घंटे में, 24 घंटे। अब एकदम एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होते, 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो जाते हैं, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता, छुट्टी का समय नहीं। अब हाँ, लेकिन इसके साथ ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि आप 24 घंटे की जगह 4 दिन ले लें। अगर आपने 4 दिन लिया तो आपके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी, फिर पुलिस को बगल में बुलाया जाता है और 40 दिन का क्या किया, चलो भागो यहाँ से अब 40 दिन के लिए। ठीक है, तो 7 शरीर उपलब्ध होने का, अगर आपने बहुत जघन्य अपराध किया है, मतलब बहुत ही घिनौना अपराध किया, तब तो आपको क्या किया जाएगा, जेल में रखा जाएगा, वरना आपको बेल में छोड़ दिया जाएगा। या तो जेल होगी या तो फिर बेल होगी, 2 ही ऑप्शन रहते हैं आपके। क्या होगा, या तो आपका जेल होगा या तो फिर आपका बेल होगा। ठीक है ना, अगर आपने हल्का फुल्का चोरी चमारी की है 10, 20, 50 रुपए की, बस इतनी है, 100, 200, 500, 1000, 2000, बस इतनी। लाख अगर पहुंचे, 10,000, 20,000 पहुंचे तो फिर आपको जेल होगी। 10, 20, 50, 100 की तो फिर आपको बेल में छोड़ दिया जाएगा, इतना जघन्य अपराध नहीं माना जाए। वैसे तो चोरी बहुत बड़ा जघन्य, लेकिन 100-50 रुपए के लिए फिर आपको बेल में छोड़ दिया जाएगा, मुकदमा आपका चलता रहेगा। मुकदमा दोनों की स्थिति में चलता है, चाहे आप जेल में जाए चाहे आप बेल से घर में आए। जेल सरकारी घर होता है, बेल आपका अपना घर होता है। ठीक है ना, तो लेकिन मुकदमा दोनों में चलता है। तो इसमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तत्पश्चात क्या करेगा, न्यायालय हिरासत में लिए जाने के कारण जांच करता है, और अगर जांच में पाया कि पुलिस जो थी, मान लो जांच में ये पा गया कि पुलिस ने इसे 4 दिन तक अपने पास रखा, पुलिस को क्या करेगा, पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा। क्या कर रहे थे, अगर पुलिस बोल दे कि क्या कहते हैं, पुलिस अगर ये बोल दे कि गाड़ी ही नहीं थी थाने में गाड़ी ही नहीं थी, तो कहेगा बेटा 10 रुपए लगा करके तुम आ सकते थे ना। ये कोई मतलब बहाने वाली बात नहीं है, ये कोई बहाने बनाने वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। और इस तरह इसे भी नाप दिया जाएगा, कितना, 40 दिन के। जाओ बेटा तुम भी आराम करो थोड़े दिन। क्या कहेगा, जाओ बेटा अब तुम भी आराम कर लो थोड़े दिन, फिर आना, क्योंकि दिमाग तुम्हारा अब सठिया गया है ना, अब काम करते करते थका गया है दिमाग। तो ये होता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब 7 शरीर उपलब्ध कराइए। कहाँ पर, उच्च न्यायालय पर या सर्वोच्च न्यायालय पर। और ये मत सोचिए कि उच्च न्यायालय जाएंगे तो कम
अधिकार दिए जाएंगे। आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जा सकते हैं, और इसमें उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, और दोनों जगह बराबर अधिकार दिए गए हैं। कोई इसमें ये नहीं कह रहे वो सर्वोच्च न्यायालय से नीचे है या अधीनस्थ है तो कुछ भी कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसा कि यहाँ पर सात शरीर उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। यह व्यक्ति स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि 24 घंटे के भीतर सात शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। बस बात खत्म। समझ में आया? चलिए अगली बात करते हैं। परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं का मतलब कौन? हम थोड़ी ना आदेश देंगे भाई, हम आदेश बस आप ही लोगों तक दे सकते हैं। ये पूरे राज्य या देश की बात कर रहे हैं। हम आदेश देते हैं, कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं परमादेश में। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पे ये जारी हो जाता है, क्या? हम आदेश देते हैं। जैसे कोई परमादेश किस पर लागू किया जाएगा? जो क्या कहते हैं सरकारी कर्मचारी और अच्छे से अपने कार्य नहीं करता है। यह आदेश तब जारी होता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो है अपने कानून को संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। जैसे मान लीजिएगा आप एक अध्यापक हैं, आपका अधिकार है या आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है कि आप पढ़ाएं बच्चों को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? स्कूल टाइम में समय मिला तो कहाँ निकल गए? मार्केट निकल जाए। सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको पता ही नहीं होता कौन सी क्लास कब चल रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? बच्चों के मूल अधिकार से खेल रहे हैं, और बच्चों को मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का में ये दिया गया है कि हमें शिक्षा पाने का अधिकार है, और आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप उन्हें शिक्षा दें। क्या होना चाहिए? ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप उसे शिक्षा दें, और उनका अधिकार है। अब उनके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो परमादेश मतलब तुरंत जा सकते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और क्या कहेंगे कि हमें वहां पर पढ़ाया ही नहीं जाता, सारा दिन बैठाया जाता है, खाना खाने के लिए जैसे तैसे दे दिया जाता है, दलिया में कहीं घुन मिलते हैं, कहीं कीड़े मिलते हैं, वो भी पका के फिर भी दे दिया जाता है। तो ये क्या होता है? आपका परमादेश। हम आदेश देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी अपनी भाषा क्या होगी? तो इसकी अपनी भाषा होती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, सार्वजनिक प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को जारी किया जाता है, ताकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में इनसे पूछा जा सके। कारण पूछना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके सामने आ जाए ना, कारण बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे प्रश्न पूछ ले, कारण बताओ, शोकाश, तो फिर दिमाग ठंडा हो जाता है। अच्छों का गर्म दिमाग ना ठंडा हो जाएगा। कारण बताओ। यहाँ पर अगर आप बिना कारण के कुछ भी कर गए और यहाँ अगर गलत भी कुछ लिख गए तो फिर आप नापे गए। चाहे फिर आप वहां पर जज के सामने ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम जनता हो, चाहे डिप्टी हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, कोई भी हो, कोई मतलब लताड़ के फेंक देते हैं। अब तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन आप देख सकते हो, सुन सकते हो। आप यूट्यूब पर डालेंगे ना ऑनलाइन हाई कोर्ट, तो आपके सामने कुछ ऐसे केस आते हैं खुल के, जिनसे आप कहेंगे बाप रे बाप, ऐसे लताड़ा जाता है। बैठ, खड़ा रहे मतलब खड़ा रहे, चाहे वो कितना बड़ा, उसने क्या एसडीएम का पद पाया है, अगर उसने बोल दिया जज ने खड़ा रहे तो खड़ा रहेगा। लताड़ते हैं, गाली तक देते हैं भाई साहब, और गाली तो छोड़ो, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड बोलते हैं। इसीलिए पुलिस हमेशा हाई कोर्ट से या
विधिक में मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब से दूर रहना चाहती है पुलिस, बहुत जबरदस्त तरीके इन सब के केस में नहीं पड़ना चाहती है। देखिए हमारे देश में एक मुख्य न्यायाधीश है, कितना, एक मुख्य न्यायाधीश है। अगर आप सोचिए कि आपके बीच में 140 करोड़ के आसपास की जनता पर एक मुख्य न्यायाधीश है, हमारे केस को समय कितना लगता है। अगर हमारे ऊपर अभी हम कोई केस डाल दें तो हमारे हो सकता है पोती पोता हो जाए, नानी नाना हम कहलाने लगे, दादी दादा कह, तब आएगा इसका क्या निर्णय। भाई एक ठो है तो कहां तक वो देखेगा, जब एक ही है तो वो कहां तक देखेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर आपके सामने कहा जाता है कि एक ना होकर 1 करोड़ की जनता पर एक मुख्य न्यायाधीश रखा जाए तो औसत आता है लगभग 140। अगर 140 मुख्य न्यायाधीश भारत में हो जाए तो आपका ये केस जो 10 साल लगते हैं इसका आधा समय बच जाएगा, 5 साल में आ जाएगा। ये होना चाहिए, लेकिन क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? ज्यादातर तो लोग वही संसद वाले घुसते हैं ना उधर, तो क्या करेंगे भाई, उनको तो समय ही चाहिए ना, समय चाहिए तो एक ठो है। अब जब इतने केस पूरे भारत के इतने लोग अपराधी टाइप के हैं तो क्या किया जा सकता है भाई, जाएंगे तो वहां पर समय लगेगा, जानते हैं 10 से 15 साल तो मिनिमम है। कोई केस गया, अब देखिए कब हुआ था, 2012 में दामिनी केस हुआ था, और फांसी और फलाना ढिमका जो हुआ था कब दिया गया, 2020 में, जब उसमें जनता सक्रिय थी, लोग सक्रिय थे, उसके घर वाले सक्रिय थे और जबरदस्त तरीके से लोग सक्रिय थे, तब 7-8 साल लग गए। सोचिए मरी वो कब थी, उसके साथ गलत कब हुआ था, लेकिन विचार करते 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 यहां तक लाकर आते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार संविधान के साथ जुड़कर आना चाहिए ना, उसको क्यों इतना लेट में, कि मूल अधिकार कब बनाया गया, 2002 में बनाया गया भाई, क्यों, कहां सो रहे थे आप लोग? पढ़े लिखे ज्यादा हो जाएंगे तो पकौड़ा ही नहीं बेचेंगे ना, इतना ही तो होगा ना, तो पढ़ाइए लिखाइए। शिक्षा का अधिकार 1993 में आया, पहले शिक्षा का अधिकार की दिया जाए, लेकिन उसे मूल अधिकार में नहीं रखा गया, और फिर आते आते आया तो 2002 में, लेकिन लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया, 2010 में। ये मतलब हमारे देश के कुछ मतलब चंद लोग हैं, चंद लोग, सब नहीं है, चंद लोग हैं जो थोड़ा सा सरकार को इधर उधर डगमगाते रहते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला कहा गया अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है, आप सभी लोग इसके बारे में हो सकता है थोड़ा थोड़ा जानते हो, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत ही नहीं है तो रोकने के लिए अधिकार परीक्षा। उदाहरण तुरंत बताते हूँ, जैसे आप हॉस्पिटल गए, कहां पर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर कहेगा किससे, नर्स से, मैडम इनका क्या हो, ऑपरेशन होना है, ठीक है, अब ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर बिजी है, दूसरे तो बोले नर्स आप मास्क लगाओ, फट से इनका ऑपरेशन। नर्स की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। हमें क्या किया गया, हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत, और नर्स को थोड़ी ना सिखाया गया था ऑपरेशन कराना, नर्स थोड़ी ना पढ़ी थी। तो इस पर अगर उसके रिश्तेदार या ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाए कि इसके अधिकार में तो ये है ही नहीं, इसके अधिकार में तो ये है ही नहीं, और ये ऑपरेशन करने चली, और तो क्या होगा, तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आपने तो 21 में कहा है कि प्राण, हमें जीने का अधिकार, ये तो हमें मानने में लगी है ना। क्या कहेंगे आप, कहेंगे हमको ये मारने में लगी है भाई। अब आप बताएं क्या करें हम, हमारे पास डॉक्टर होना चाहिए कि नर्स होना चाहिए, हमारे पास डॉक्टर होनी चाहिए कि नर्स होनी चाहिए, तब वहां डॉक्टर भी नर्स को का बौनी का किए रहे हो तुम, वहां उसको तो नापा ही जाएगा बेचारी को, वो तो जाएगी ही, और नर्स ही क्या करे। अब भाई जब उससे सीनियर उसको कुछ सिखा रहा है या बता रहा है या उसको ऑर्डर दे रहा है तो जाहिर सी बात वो करेगी, क्या करेगी, करेगी वो कार्य, ठीक है। तो ये 3 अधिकार ऐसे थे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, जो किसमें अधिकारियों में लगाए जाते हैं, किसको लगाए जाते हैं, अधिकारियों के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। 2 और बचे, फटाफट देखते हैं। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है, प्रतिषेध का मतलब होगा, आप सभी लोग हो सकता है थोड़ा बहुत जानते हो, रोक लगाना। और
प्रचलित भाषा में कहा जाता है स्टे लगाना। स्टे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस, हाई कोर्ट में कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या लगाती थी, स्टे लगा देती है। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस है तो हाई कोर्ट इसमें स्टे लगा, रोक लगा देगी, मना कर देगी। तो ये दो अधिकार, एक आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये विधिक अधिकार, विधिक का मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ही है, न्यायालय के ही है, ये एक दूसरे पर ही थोपी थोपा चलते हैं। जैसे यहाँ पर 2010 में शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था बाबरी मस्जिद के लिए केस, तो इसमें क्या लगा, स्टे, मना कर दिया, रोक लगा दिया गया, तुरंत स्टे लग गया। और फिर इसे उत्प्रेषण के द्वारा कहाँ ले गए, उत्प्रेषण अधिकार के द्वारा ले गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट पर, और फिर वहां उसका काम तमाम किए लोग ना। लेकिन देखिए, अगर आप किसी चीज पर रोक लगा रहे हो, जैसे आप मान लीजिएगा प्रतिषेध कर रहे हैं, तो इसमें कहा जाता है कि यार रोक लगा, स्टे लगाना, मतलब ये एक लोकप्रिय शब्द है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, यह रिट जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय निकाय, मतलब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई न्यायालय पर केस आया और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे हाई कोर्ट के नीचे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय कौन होगा, हाई कोर्ट होगा। तो ये दोनों, मतलब सुप्रीम कोर्ट इससे कहेगा, ये इससे कहेगा कि इससे लगाओ और इसको ऊपर भेजो, हमारे पास भेजो, आपके बस से बाहर है। तो प्रतिषेध मतलब प्रोविजन का मतलब क्या होता है, मना करना या रोक लगा देना, ठीक है, मना करना या रोक लगा देना। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। अगला है उत्प्रेषण। क्या है उत्प्रेषण, देखिए इसमें कहा, इसका नाम ही सर्जरी, सर्जरी मतलब अगर आपने निर्णय सुना दिया, मोटा मोटा समझ लें, अगर आपने निर्णय सुना दिया, फैसला आपने सुना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय सुना दिया, मान लो हाई कोर्ट किसी कोई निर्णय सुना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट इसे शून्य घोषित कर सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इसे मना कर देगा, भाई तुम्हारे बस की जब बात नहीं थी तो तुमने निर्णय दिया ही क्यों, और इसको काट देगा, इस निर्णय को शून्य घोषित कर देगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया बाबरी मस्जिद वाला जो मैटर था, और उसको क्या सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण के तहत अपने पास लेकर गया और फिर उसमें उसने अपना फैसला सुनाया, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है कि इसका शाब्दिक प्रमाणित होना या सूचना देना। भाई हमको आप सूचना देते कि आप इस तरह का निर्णय लेने जा रहे हो, या हमको प्रमाणित दे दे कि आपने जो निर्णय लिया वो सही ही था, प्रमाण देना पड़ता है। तो क्या करेगा, इसके निर्णय को ये बंद कर देगा, काट देगा, शून्य घोषित कर देगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आप सभी के बीच भारत का एक छोटा सा मोटा सा मैप लगाया है, आई होप कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो एक सेकंड समय देंगे। तो ये क्या है, भारत का मैप है आप सभी के बीच में। यहाँ पर देखिए नई दिल्ली है, नई दिल्ली कहाँ है, आपका सुप्रीम कोर्ट है कहाँ, जैसे मान लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ है। और यहाँ पर आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल 32 कहता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे मेरे पास आओ। क्या आप बताइए, अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति इतना दूर खर्चा पानी 2-3 हजार रुपए आने जाने का, रहने का, खाने पीने का, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का या नोएडा का व्यक्ति कहाँ, लखनऊ आएगा क्या, 200, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर चलकर आएगा, नहीं आएगा। अब मान लीजिएगा यहाँ उड़ीसा का कोई व्यक्ति है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नहीं। संविधान में, मतलब संविधान जब लिखा गया, संविधान में जब ये बातें डाली गई तो मतलब बहुत कुछ अच्छा करके डाला गया, बहुत कुछ अच्छा करके उन्होंने कहा आप आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो सबका अपना अपना हाई कोर्ट है, क्या है, सबका अपना अपना हाई कोर्ट है। तो अब ये लोग उड़ीसा के, जरूरी बहुत जघन्य अपराध हुआ होगा तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं तो वो अपने हाई कोर्ट में काम चला लेंगे, ठीक है ना। और वही शक्ति हाई कोर्ट की होगी जो शक्ति सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा वही निर्णय आपका हाई कोर्ट दे सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, आप चाहें तो हाई कोर्ट जाएं, आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो प्रयास करें कि आप सभी लोग अपने अपने हाई कोर्ट में ही काम करें ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे तेलंगाना अभी आपका लेटेस्ट जो 25 वाला बना था, कौन सा 25 वाला जो आपका बना था कौन सा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए मैंने तो इशारा दे दिया कि आंध्र प्रदेश का है,
तो 25वां जो आपका हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में, और हमारे यहाँ वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हाई कोर्ट अभी तक कितने हैं? 25 हैं। कितने? 25 हैं। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आप नाम लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, ठीक है ना। तो आप आज से आपके जितने भी मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार आज से समाप्त हुए। बल्कि आज से अभी समाप्त क्यों हो गए? अभी नहीं हुए ना। अभी आप कहेंगे मैम 33 पढ़ाइए, 34 पढ़ाइए, 35 पढ़ाइए, बिल्कुल। अब ये अल्पीकरण लगाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा रोक लगाते हैं। तो इनकी बात कल करेंगे क्योंकि सर की क्लास है आगे और सर का समय भी हो रहा है। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और आप सभी लोग भी ये बात जानते होंगे कि क्लास में आप सभी के बीच में अच्छा से अच्छा कंटेंट रखने का प्रयास किया जाता है और आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का भी प्रयास किया जाता है कि आप सारे बच्चे वो चीजें जाने जो आपके बीच में होता है, आपके बीच में जो होता है वही उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रयास करिएगा आप सभी लोग कि जल्दी से जल्दी कि इन सारी बातों को समझें। और ये आपके जो 5 डिटें थी आपको एक बार समझा दी गई, बंदी प्रतिचीकरण, परमादेश, फिर उसके बाद कहेंगे अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 डिटें आपको एकदम रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आरओ में, यूपीपीसीएस में खूब प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करते हैं, फिर भी गलत करते हैं। और इसमें एक आधे वाद भी हैं, उन वादों को कल जब हम 33, 34, 35 पढ़ाएंगे तो उससे पहले आपको 32 एक बार रिकॉल कराएंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। शाम 6 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।